हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ वॉइस। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम जानी मानी हस्तियों से घिरे रहते हैं जो कि बहुत कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर उसके रहते हम ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को भूल जाते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करने के बाद भी एक बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो उसी का उदाहरण लेके आज हमारे शो पर आ रही हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन मिसेस नीलम भटनागर, जो कि क्लास 1 ऑफिसर हैं और CPWD में फाइनेंशियल ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनका सीक्रेट क्या रहा है सक्सेस का, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू द प्लेटफॉर्म द यूथ वॉइस मिसेस नीलम भटनागर। तो मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगी अपने पहले क्वेश्चन से कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? थैंक यू बच्ची। इंस्पिरेशन देखिए, हम कायस्थ लोग, पढ़ाई लिखाई का माहौल हमारे घर में होता ही है और मेरी फैमिली में सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। मेरे दादाजी बैंक मैनेजर, फादर बैंक मैनेजर, मेरे चाचा चाची IAS थे दोनों, मामा भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे। इसके अलावा दिल्ली में रहते थे हम लोग, तो हमारे घर में अक्सर ऐसे लोगों का आना जाना रहता था जो किसी ना किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दिल्ली आते थे या दिल्ली से होकर कहीं जाना होता था। तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है कोई। तो ये बात मेरे मन में बचपन से ही थी। आपने जैसे लोगों को देखा तो हाँ, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा ही था कि कुछ थोड़ा मैं स्टूडियस टाइप की थी, पढ़ती लिखती थी, तो इसलिए थोड़ा मन में था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। ये मेरा एक बचपन से ही था। तो आपका मतलब ये शुरू से ही ये था। तो हाँ इंस्पिरेशन के लिए आपकी जो इन्वायरमेंट थी हाँ उसके हिसाब से इंस्पिरेशन मिली। ठीक है, तो मैं अपना सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट? जर्नी स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली में ही, DU से मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं 18 की हुई तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं एलिजिबल हो गई हूँ, तो मुझे अब अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं शुरुआत में तो मैंने ऐसे ट्रायल बेसिस पे सभी तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और एग्ज़ाम देती थी, तो देखती थी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, क्या मुझे आता है, कितनी मुझे और तैयारी करनी है। तो मुझे लगा कि देखो, कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम पास करना इतना इजी नहीं होता। तो फिर मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ा अपना बेस और बनाना है। मैंने अपने आसपास के बच्चों से 6 से 10 तक का बुक्स कलेक्ट किया और 2-4 दिन में उससे गो थ्रू हुई, अपना बेस थोड़ा मजबूत किया। अब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब प्रैक्टिस पेपर करने में मुझे थोड़ा सा इजी लगने लगा, उतना मुश्किल नहीं लगता था जो पहले था। स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत तो घर में होता ही था, कुछ खरीदा। देखो, उस टाइम में आज जैसे सुविधाएं तो नहीं थी, रिसोर्सेज कम थे, इंटरनेट नहीं था, आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए परचेज ही करना पड़ेगा, तो अब वो भी आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो। तो और पढ़ने के लिए टाइम भी इतना नहीं होता था, क्योंकि बीइंग अ गर्ल फैमिली में, मैं भाई बहनों में बड़ी थी, तो घर में भी टाइम डिवोट करना पड़ता था, मम्मा के साथ हेल्प करना होता था। तो जो भी पढ़ाई के लिए टाइम मिलता था उसमें फिर मैंने खुद से ही तैयारी करके इनिशिएटिव लिया, तैयारी की और एग्ज़ाम देती थी। कभी सक्सेस मिली, कभी नहीं मिली। एक एग्ज़ाम क्रैक किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉब मिली, लेकिन वो दिल्ली से बाहर थी, राजस्थान जोन में। पोस्टिंग जो आपकी आई? पोस्टिंग मुझे मिली अलवर। उन दिनों माहौल ऐसा नहीं था कि लड़की को घर से दूर कहीं जॉब करने के लिए भेजा जाए। हाँ।
पीजी वीजी नहीं होते थे, फैमिली में भी ऐसा एडजस्टमेंट होना मुश्किल था कि कोई मेरे साथ वहाँ रह सके। तो तब इतना सपोर्टिंग भी नहीं था एनवायरनमेंट की एक लड़की को हाँ। ऐसे अकेले रहने के हाँ, लिए। लड़की अकेले दूसरे शहर में जाके जॉब करे इतना इजी नहीं होता था। मैं भी इतना बोल्ड नहीं थी, सही बताऊँ तो, कि मैं अकेले गई दूसरे शहर में जाके रह सकूँ। फिर हमने यही डिसाइड किया कि चलो और आगे कोशिश करते हैं। दोबारा से एग्ज़ाम दिया, फिर से एग्ज़ाम पास हुआ और जॉब ली 1991 में। ये मेरा अब तक का सफर था। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप क्लासेस में थी, आप स्कूल में थी, तो आपकी इन्वायरमेंट कैसी थी? जो बच्चे थे आपके आसपास, क्या वो भी ऐसे ही थे या आपको मिला ऐसे नहीं, क्लास में? ऐसा नहीं था। देखो ये आज से 30 इयर्स तो मुझे जॉब करते हुए हो गए, तो लगभग समझो कि 35 इयर्स बैक हमें जाना पड़ेगा। उन दिनों ज़्यादातर गर्ल्स को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता था कि वो जॉब करें। ज़्यादातर तो गर्ल्स को यही होता था कि 12 कर ली, बस अब घर के काम कर सीखो, मम्मी के काम में हाथ बटाओ, पढ़ाई लिखाई सीखो, अब तुम्हारी शादी का तैयारी की जाएगी। तो ज़्यादातर गर्ल्स के साथ यही होता था। तो मुझे अपने ग्रुप में, स्कूल कॉलेज के ग्रुप में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि मैं कहूँ कि कोई ऐसा ग्रुप था पढ़ने वाले लोगों का कि जो मतलब एक साथ बैठ के तैयारी करते थे। वो मुझे अकेले ही करना था। अच्छा, वो आपने अकेले? हाँ, ये मुझे अकेले ही करना था। बल्कि उन दिनों गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता था कि बस तुम बीएड कर लो और स्कूल में टीचिंग का जॉब करो। सिक्योर जॉब माना जाता था। सिक्योर जॉब माना जाता था लेडी के, एक लेडी के लिए। ऑफिस का माहौल उन घर वाले उनके लिए इजाज़त नहीं देते थे। तो पर मैं इस मिथ को तोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता था नहीं, क्यों मैं क्यों ऑफिस में काम नहीं कर सकती, लेडीज़ क्यों ऑफिस में काम नहीं कर सकती। हम लोग जब बराबर की एजुकेशन ले ली है, बराबर की सोच समझ रखते हैं, तो हम भी वैसा ही काम कर सकते हैं ऑफिस में जैसा जेंट्स करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं, मैं टीचर नहीं बनूँ। आपने शुरू से एक अलग सोच रखी, अलग सोच रखी, और मेरे फैमिली ने भी इसमें मुझे सपोर्ट किया। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात रही कि फैमिली ने मुझे पढ़ाई में पूरा सपोर्ट किया कि मैं जब तक चाहूँ, जितना चाहूँ पढ़ूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये कह रखा था कि तुम जितना चाहो पढ़ो, और बस एक ही चीज़ वो चाहते थे कि जॉब दिल्ली में ही करवाएंगे। कन्वीनियंट था उनके लिए भी। हाँ। क्योंकि देखो एक जो जिम्मेदारी वाली बात होती है बेटी की, तो हर एक पेरेंट्स चाहेंगे कि भाई उनकी आंखों के सामने रहे, घर में सेफ रहे। तो वो उनके लिए, उनकी सोच के हिसाब से ये गलत भी नहीं था उस वक्त के हिसाब से। आजकल तो देखो माहौल बहुत अलग है। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। हाँ, हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपकी इतनी ब्यूटीफुल और इतनी डिटरमाइंड जर्नी रही है कि आपने एक अलग सोच रखी, हिम्मत रखी एक अलग सोचने की। आपने कह सकते हैं कि आपने भीड़ चाल को ना चुन के आपने एक अलग अपनी सोच रख के अपने गोल को हासिल किया। तो जितनी खूबसूरत ये जर्नी अभी सुनने में भी लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे चैलेंजेस आए ही होंगे आपकी जर्नी में जिनको देख के शायद आपका हौसला कभी डगमगा गया हो, या आपको लगा हो कि हाँ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में? लकीली ऐसी कोई डिफिकल्टी मेरी इस जर्नी में नहीं आई। बस मैं यही कहूँगी कि जब पहली बार मुझे जॉब ऑफर आया और वो बाहर का आया, तो थोड़ा सा ये हार्ट बीटिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना इतना इजी नहीं होता। और मिली, लेकिन मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, तो ये अब दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक रिस्क था। तो एक तो यही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। चलो उसके बाद फिर मैंने और ज़्यादा
अच्छे मतलब हिम्मत से तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। एक बार ज्वाइन करने के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था जो जिसके लिए हम 3 साल की जॉब मतलब 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद एलिजिबल हो जाते थे कि अब हम ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो हम गेस्टेड लेवल पर आ जाएंगे। तो अब मेरा यही था कि मैं कहीं और ट्राई करूं, कोई और एग्जाम क्रैक करूं, उससे अच्छा है कि मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके यहीं राइज करूं, यहीं आगे बढ़ूं। तो मैंने वो 2 पार्ट में होता था, पार्ट 1 पार्ट 2, जो बहुत ही मुश्किल समझा जाता था, जिसके बारे में सुना हुआ था कि ये इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने हम मतलब अच्छे से तैयारी की, अपने ऑफिस के जो मेरे कोलीग्स थे उनके साथ मिलके। यहाँ मुझे अच्छा एक ग्रुप मिल गया था ऑफिस में, जो हम सभी नए ज्वाइनी थे जो 3 साल के बाद एलिजिबल हुए थे। वो ग्रुप पूरा हम लोग पढ़ते थे। 3 साल के बाद पार्ट 1 क्लियर किया, जो एक उस वक्त के हिसाब से बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि एक ही अटेम्प्ट में पार्ट 1 कर लिया। उसके बाद मैरिज हो गई। अब मैरिज हो गई तो थोड़े मायने बदल गए, अब फैमिली को प्रेफरेंस देनी है। ससुराल और मायके में भी थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। हालांकि यहाँ भी सपोर्ट मिला। फादर इन लॉ कहते थे कि तुम यहाँ अपनी पढ़ाई अपना ये कंटिन्यू रख सकती हो, हम तुम्हें इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। अब यहाँ पर फैमिली वे में बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और एक बार जैसे जोर लगाया कि नहीं, मुझे अब इसका पार्ट 2 भी करना ही है। पार्ट 1 जहाँ मैंने 94 में किया, पार्ट 2 मैंने 2000 में किया। इस बीच मेरे पास बेटी और बेटा गॉड की ग्रेस से आ गए थे। इनके साथ रहते हुए, इनको संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए मैंने फिर एक बार थोड़ा सा और कोशिश की। और इस बार जो मैंने पार्ट 2 पास किया, तो ये मैं अपने डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया लेवल पर एक ही कैंडिडेट थी जिसने एग्जाम क्रैक किया इस बार, ओनली। तो ये भी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए कि 2000 में सिर्फ मैंने ही ये एग्जाम क्रैक किया था। उसके बाद बस सब ठीक है, चल रही है लाइफ। मतलब हम अपने काम को थोड़ा सा सिंसियरिटी से करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी हर्डल है जिसको हम पार ना कर सकें। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। इसी क्वेश्चन से मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का, आप जैसे बता रही हैं कि आपकी फिर मैरिज हो गई, तो आपकी जो फैमिली का अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो क्या रहा है आपकी इस लाइक बिफोर मैरिज की भी अगर हम बात करें, आफ्टर मैरिज की भी, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स का? हाँ देखो, बिना सपोर्ट के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना। सपोर्ट तो मोरल और दूसरी तरह से भी चाहिए ही होता है। तो पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में, जब अब बेटी ने 12th कर लिया, ग्रेजुएट हो गई, तो बस अब हम उसकी शादी कर दें, लड़का ढूंढे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने मतलब मुझे पूरा स्पेस दिया कि नहीं, तुम पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, जो तुम्हें करना है, जितना पढ़ना है वो करो, हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। पैसा खर्च करने में, टाइम देने में उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पढ़ाने में पूरा टाइम दिया। और एक बात मैंने अपनी मदर से बहुत अच्छी सीखी कि वो मतलब जैसे उन्हें बिल्कुल आलस नहीं था, तो मैं भी यही देखती थी कि नहीं, हाँ, आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। पढ़ना है तो पढ़ना है, जो करना है। आज हमने जितना टारगेट अपने लिए सेट किया है कि आज हमें ये करना है, तो उतना आज करना ही है। तो ये चीज़ मैंने अपनी मदर से बहुत अच्छी सीखी। और आफ्टर मैरिज यहाँ भी मुझे मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि तुम ये मत सोचना कि तुमने पार्ट 1 एक अटेम्प्ट में क्लियर किया तो पार्ट 2 करने में हम तुम्हें उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो तुम जैसे भी चाहो वैसे पढ़ाई करो और कंटिन्यू रखो अपनी जर्नी।
तो मुझे यहाँ भी सपोर्ट मिला। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था और मैं जॉब में आई, प्रोफेशन मेरा ही अकाउंटेंट वाला है, अकाउंटेंसी वाला, फाइनेंस। अब यहाँ स्ट्रीम चेंज होने से मुझे थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो कि बीकॉम है तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हें जहाँ दिक्कत आती है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। तो मुझे काफ़ी कुछ उनसे हेल्प मिली पढ़ाई करने में, डिपार्टमेंट एग्जाम क्रैक करने में मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली। उन्होंने आपको सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया पढ़ाने में। एक पेपर ऐसा था जिसके लिए मुझे कोचिंग लेने जाना पड़ता था, तो छोड़ के आना, लेके आना, काफ़ी दूर जाना होता था हमें। तो बिना सपोर्ट के तो देखो तो आपको कुछ दोनों ही achieve साइड नहीं से किया जा फॉर्चुनेटली आपको सपोर्ट मिला। हाँ, मुझे सपोर्ट मिला। ओके, तो अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब यह है कि मैंने आपको जैसे बताया अभी कि मैंने बचपन से ही ये सोच रखा था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो बिल्कुल अर्जुन की आग की तरह मैं उसी तरफ देखती थी और उसी की तैयारी करती थी। लक्ष्य आपने अपना? कि हाँ, एक ही लक्ष्य था, ना इधर देखना ना उधर देखना, बस गवर्नमेंट जॉब तो लेनी ही है। मिल गई, अब इसको स्मूथली निभाना है, पूरा इंटरेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ अपने काम को करना। वो किया, घर में है तो फैमिली लाइफ अच्छे से निभाई, और ऑफिस में है तो अपना सीट को पूरे अच्छे से निभाया। यही सक्सेस है। आप अपने किसी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से निभा रहे हैं, तो मेरे लिए तो यही सक्सेस है। कोई एस्पेक्ट हमारा इग्नोर नहीं हो रहा। बच्चों को भी हम ठीक से केयर दे पा रहे हैं, फैमिली की अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, और ऑफिस की सीट भी हम अच्छे से निभा रहे हैं, तो मेरे लिए तो वही सक्सेस यही है। सक्सेस है। तो बेसिकली एक टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपका 100% फोकस हो, आप उसमें अपना 100% दें, आपके लिए वही सक्सेस है कि आप अपने सारे एस्पेक्ट हाँ, में लाइफ के बिल्कुल अच्छे से अपना रोल निभाए, जी। जो भी आप करते हैं। ओके। जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वहाँ भी जितना भी हो सके हम अपना टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, और ऑफिस में है तो ऑफिस की सीट के साथ भी पूरा जस्टिफिकेशन दें। तो यही सक्सेस है। फाइनली मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि जो भी लोग ये हमारा इंटरव्यू आज का देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि मेरे लिए आपके साथ इंटरव्यू करना इट्स एन ऑनर। तो जो भी लोग, जो भी बच्चे या जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने इस इंटरव्यू से, कि वो किस तरीके से, किस प्रैक्टिस से अपने गोल को अचीव करें जैसे आपने किया? देखिए, सबसे पहले तो हर इंडिविजुअल को ये चाहिए कि पहले वो अपना विजन सेट करे। हर किसी का एक विजन होना चाहिए, फिर उसको पाने के लिए बहुत ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से पाने की कोशिशें होनी चाहिए, है ना। जैसा कि किसी ने कहा है कि हम हर किसी को अपने दिन के आखिर में, एंड ऑफ द डे, ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे विजन को, मेरे गोल को पाने के लिए काफी था। मतलब कोई कुछ एफर्ट्स थे, कुछ थोड़े हम उसके नजदीक पहुंचे। अगर नहीं किया तो ये गलत है, मतलब। और फिर हम आगे हमें क्या करना है कि हम और उसके नजदीक पहुंचे, मतलब हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें, एक विजन रखें और एक विजन रखें और फिर उसको पाने की पूरी कोशिश करें। तो यही आप अपने यूथ को मैसेज देना चाहेंगे?
वैसे तो देखो आज हमारे और आज के टाइम में बहुत फर्क है। आज बहुत सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज इतने हैं कि आप इंटरनेट पर बहुत दुनिया भर की मटेरियल अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल, जो हमारे वक्त में नहीं होता था। हमें तो बुक्स खरीदनी है, बुक्स पर ही डिपेंड होते थे, वो भी हम कितनी खरीदेंगे और कितना पढ़ेंगे। आज तो इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं। पढ़ना और समझना बहुत आसान हो गया है। प्रैक्टिस पेपर, आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से और बहुत मतलब जितना आपके पास वक्त है वो उतनी कर सकते हो। तो अब अगर कोई मतलब अपने लगन रखे हुए है मन में कि हाँ मुझे ये करना है, तो कोई बाधा नहीं है, कोई बात नहीं, वो रिसोर्सेज उसको इतने हैं। वो उसको पा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सारी चीजें आड़े आती थी, पैसों की कमी, टाइम की कमी। कोई इतने इंटीरियर में रह रहा है गांव में जहाँ आसपास मार्केट नहीं है, किताबें नहीं मिलेंगी, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये सब चीजें आज नहीं है। काफी सारे हर्डल्स तो पहले ही क्लियर हो गए हैं। पहले ही क्लियर हो गया, अब सिर्फ लगन की जरूरत है। एक विजन रखो और उसके तरफ बढ़ते रहो। बहुत इजी है। सो दिस वाज मिसेस नीलम भटनागर's मैसेज। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है मैम, और डेफिनेटली जो भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए भी वो बहुत इंस्पायरिंग रही होगी, और ज़रूर उनको कुछ ऐसी टिप्स मिली होंगी जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उनको कुछ भी वो अचीव करने जाएंगे तो डेफिनेटली इस इंटरव्यू से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने इसका ऑनर बढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर spending your time with us and sharing your valuable knowledge. Thank you. Thank you for calling me.